वीडियोस में हमने जाना कि किस तरह संताजी और धनाजी ने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर औरंगजेब की मुगल सल्तनत में भयंकर तबाही मचा दी और अपने ही लोगों की गद्दारी के कारण संताजी घोरपड़े जैसा महान योद्धा मराठा साम्राज्य को खोना पड़ा। इस घटना के तुरंत 4 साल बाद मराठा साम्राज्य के छत्रपति यानी राजा राम महाराज की निरंतर भागदौड़ और लगातार मुगलों के साथ संघर्ष होने के कारण तबीयत खराब हुई और 3 मार्च ईस्वी सन 1700 को सेगढ़ पर उनका देहांत हो गया। राजा राम महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ा था, क्योंकि अब पूरे हिंदुस्तान में केवल 2 ही सल्तनतें जीवित थी, एक मराठा और दूसरी मुगल, जिस कारण औरंगजेब पूरे मराठा साम्राज्य को निगलने की फितरत में था। इसलिए औरंगजेब ने अपनी लाखों की सेना मराठों के खिलाफ उतारकर मराठा साम्राज्य पर एक के बाद एक जोरदार हमले शुरू कर दिए, जिस कारण मराठा साम्राज्य की सीमा कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह गई थी। ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाली राजा राम महाराज की पत्नी महारानी ताराबाई ने। तो दूसरी तरफ औरंगजेब सोचने लगा, शिवाजी महाराज अब रहे नहीं, संभाजी महाराज को हमने खत्म कर दिया, राजा राम महाराज का सिंहगढ़ पर देहांत हो गया। ऐसे में क्या उदाजी चौहान, चंद्र सेन जाधव, कान्होजी आंग्रे, बालाजी विश्वनाथ जैसे महान सरदारों को इकट्ठा किया और भद्रकाली का अवतार लिए हर हर महादेव की गूंज के साथ मुगल सेना का सफाया कर दिया। यहीं पर वो रुकी नहीं, उन्होंने मुगलों से सिंहगढ़, राजगढ़, पन्हाला, पावनगढ़, वसंतगढ़ जैसे एक से बढ़िया एक किले को जीतकर उन्हें फिर से मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस तरह महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य नई बुलंदियों को छू रहा था। अब बारी थी मुगल सल्तनत में मराठों का परचम लहराने की। और संताजी घोरपड़े की मृत्यु के बाद सिर्फ एक ही ऐसा नाम था जो मुगलों को ठिकाने लगा सकता था, और उस वीर योद्धा का नाम था धनाजी जाधव, जिन्होंने अपने शौर्य और साहस के बलबूते पर मराठा साम्राज्य के लिए गुजरात के दरवाजे खोल दिए, जो मराठा साम्राज्य के अगले सर सेनापति बने। सर सेनापति बनते ही धनाजी ने विदर्भ, नंदुरबार, दक्षिण भारत में त्रिचनापल्ली, गोलकोंडा, बीजापुर, मध्य भारत में मालवा जैसे मुगल इलाकों में मुगल सेना को हराकर और उनका बेशकीमती खजाना लूटकर जबरदस्त तबाही मचा दी। धनाजी की इन लगातार जीतों ने मराठों के हौसले कई ज्यादा बुलंद कर दिए, जिसके बाद धनाजी ने अपना अगला निशाना गुजरात को बनाया, क्योंकि उस समय का गुजरात प्रांत मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर और समृद्ध राज्य माना जाता था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने खुद के बेटे मोहम्मद आजम को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। इसलिए धनाजी जाधव ने अपने साथ 80,000 की मराठा फौज इकट्ठा करके और हर हर महादेव की घोषणा देकर गुजरात पर चढ़ाई कर दी। पर इस बात की भनक जब गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को लगी, तो उसने मराठों को रोकने के लिए नजर अली खान, मोहम्मद बेग खान, सफदर खान बाबी, अली मर्दान खान, मोहम्मद पुरदिल शिरानी जैसे नामचीन सरदारों को आदेश जारी किया। इसलिए मुगल सेना नर्मदा नदी पार करते हुए रतनपुर में जा पहुंची और 4 मार्च सन 1706 को मराठा सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध शुरू ही हुआ था कि मराठों ने अपनी सेना को पीछे खींच लिया। मराठों को यूं पीछे हटता देखकर मुगल सेना चौंक गई कि ये हुआ क्या। लगता है मराठे कमजोर पड़ गए। इसलिए मुगलों ने कुछ देर तक मराठों का पीछा किया। हमने काफिरों को भगा दिया, हमारी जीत हुई, ऐसा सोचकर मुगल सेना ने अल्लाह अकबर के नारे देकर जीत का जश्न मनाया। पर असल में मराठों ने मुगल सेना को मूर्ख बनाया था, क्योंकि युद्ध तो सिर्फ बहाना था। मराठों को मुगल फौज का अंदाजा लगाना था
क्योंकि गुजरात की मुगल सेना का मराठों से पहली बार युद्ध में सामना होने वाला था। इसलिए मराठों का छापामार युद्ध समझना उनकी औकात से बाहर था। अब मुगल सेना बड़ी खुश होकर अपने ठिकाने रतनपुर में जा पहुंची और खाने पीने की तैयारी में लग गई। पर कुछ देर हुई ही थी कि मराठा घुड़सवार फिर से आए और मुगल सेना पर हमला करके उनके ऊंट लेकर भाग गए। इससे मुगल सेना गुस्से से लाल हो गई और तंग होकर मराठों का पीछा करने लगी। अब मराठा आगे, मुगल पीछे। कुछ देर तक ये सिलसिला चलता रहा। एक तरीके से देखा जाए तो मराठे ना चैन से बैठते और ना ही मुगलों को बैठने देते। मराठे उन्हें पागलों की तरह दौड़ा रहे थे। मराठों का पीछा करते करते पूरी मुगल सेना पानी पानी हो चुकी थी। मुगलों ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि तभी मराठा सरसेनापति धनाजी जाधव ने अपनी चाल चली और 80,000 की फौज के साथ मुगलों पर चढ़ाई कर दी। इतनी बड़ी मराठा सेना अपने ऊपर आता देखकर मुगलों की टांगें कपकपाने लग गई। मराठों के इस तूफान को रोकना अब असंभव था। गुजरात के रतनपुर के युद्ध मैदान में धनाजी जाधव ने अपनी तलवार से इतना भयंकर कत्लेआम मचाया कि नर्मदा का पानी कुछ समय तक रक्त से लाल हो गया। इस घमासान युद्ध में मराठों ने सफदार खान बाबी का लड़का मोहम्मद उस्मान समेत पूरी मुगल सेना को काटकर 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। खुद सफदर खान बाबी जख्मी होकर मराठों से अपनी जान की भीख मांगने लगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बुरा हाल मुगलों का रतनपुर के युद्ध में हुआ था। सफदर खान बाबी को ठिकाने लगाने के बाद कुछ ही दूरी पर मोहम्मद पुरदिल शेरानी का ठिकाना था। मराठों ने उसे भी नहीं छोड़ा और हर हर महादेव की ललकारे देकर उसकी सेना को इतना जबरदस्त तोड़ा कि अपनी जान बचाने के लिए पुरदिल शेरानी नर्मदा नदी में कूद गया। पुरदिल शेरानी तो किसी तरह जान बचाकर भाग गया, पर नजर अली खान और बाकी मुगल सेना का बचना असंभव था, क्योंकि मराठे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जो भी मुगल सैनिक मराठों के झपेटे में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। ये भयानक मौत का मंजर देखकर नजर अली खान का दिमाग ही रास्ते से फिर गया। उसने अपने ही खेमे जला डाले। आधी से ज्यादा मुगल सेना मराठों के खूनी तलवार से कट चुकी थी। भूख प्यास से त्रस्त मुगल सेना को पानी मिलना तक मुश्किल हो गया। इसलिए पानी पीने के लिए मुगल सेना अपना लाव लश्कर पीछे छोड़कर नर्मदा की तरफ भागने लगी। मराठों के पराक्रमी योद्धाओं ने भागती हुई मुगल सेना के पीछे अपने घोड़े दौड़ाए। आज शायद अल्लाह ने भी मुगलों का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि मौत रूपी समुद्र ने अपना प्रकोप दिखाया। समुद्र के पानी अपना प्रकोप दिखाया। समुद्र के पानी का एक तेज बहाव नर्मदा में घुसने के कारण नर्मदा ने बाढ़ का रूप धारण कर लिया। मुगलों को भागने तक का मौका नहीं मिला और नर्मदा के इस भयंकर बाढ़ से हजारों मुगल सैनिकों को जल समाधि मिल गई और जो भी इस बाढ़ से बच गए उन्हें मराठों ने कैद करके ले लिए। खुद नजर अली खान ने सरसेनापति धनाजी जाधव के पैर पकड़ लिए। अब बारी थी अब्दुल हमीद खान की, जो पूरी गुजरात की मुगल सल्तनत को चलाता था। ये अब्दुल हमीद इतना जालिम था कि उसके नाम से पूरा गुजरात कांप उठता था। पर रतनपुर में हुई मुगलों की हार की खबर सुनकर उसे गहरी चोट लगी और उसने कसम खा ली मराठों का नामो निशान मिटाने की। इसलिए अगले ही दिन उसने एक से बढ़िया एक ताकतवर मुगल सरदारों को इकट्ठा किया और अपना हजारों लश्कर लेकर वो अहमदाबाद से निकल पड़ा। हमीद खान को अपने तरफ आता देखकर मराठे सतर्क हुए और तुरंत नर्मदा नदी को पार करते हुए बाबा पियार के घाट पर जा पहुंचे, जहां पर हमीद खान अपना डेरा डाल के बैठा हुआ था। रात के घंघोर अंधेरे में अय्याशी में पड़ी मुगल सेना पर मराठे आंधी की तरह टूट पड़े। मुगल छावनी में घुसकर मराठों ने ऐसा कत्लेआम मचाया कि आधे से ज्यादा मुगल सेना को मौत के घाट उतार दिया। मध्य रात्रि से लेकर दोपहर तक मुगलों के कई ताकतवर सूरमा काटे जा चुके थे। अनेक जिहादी रणभूमि छोड़कर भाग रहे थे। खुद गुजरात के सूबेदार अब्दुल हमीद खान को मराठे घसीट कर ले गए। अब्दुल हमीद खान को पकड़ने के बाद पूरे गुजरात पर मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, जिसके बाद
बड़ौदा, सूरत, भरूच, अहमदाबाद जैसे मुगल इलाकों से मराठों ने 2 दिन तक बेशकीमती खजाना जमा किया। युद्ध में पकड़े गए मुगल सैनिकों के शरीर के कपड़े छोड़कर मराठों ने सब कुछ लूट लिया। सिर्फ अकेले हमीद खान से धनाजी जाधव ने 3 लाख रुपए वसूल किए। मराठों के हाथों हुई मुगलों की इस दुर्दशा को देखकर गुजरात के कोली जाति के लोग जोश में आ गए। उन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और मुगल प्रदेशों में लूटपाट मचा दी। मराठों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि वीर मराठा योद्धा धनाजी जाधव ने अपने झंडे के नीचे पूरी गुजरात की मुगल सल्तनत को तबाह कर दिया था। गुजरात के इस युद्ध अभियान में धनाजी ने मुगल सल्तनत से 8 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जमा की, जो कि उस समय बहुत बड़ी रकम थी। गुजरात में हुई मुगलों की बदतर हालत देखकर वहां के मुल्ला मौलवियों ने औरंगजेब को खत लिखा। खत पढ़कर औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया, पर पछताने के सिवा वो कर भी क्या सकता था। अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मराठा साम्राज्य की इस छोटी सी चिंगारी ने अब आग का रूप ले लिया था। जल्द ही मराठे दिल्ली में घुसकर मुगलों को मारने वाले थे।